नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं। विश्व इतिहास के तहत जो पूर्वी समस्या का हम जिक्र कर रहे हैं। पूर्वी समस्या की बात की जाए तो तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात, विघटन के पश्चात उत्पन्न होने वाली समस्याओं को पूर्वी समस्या कहते हैं। इसमें यूरोपीय महाशक्तियों के किस तरीके से स्वार्थ होते हैं और इनमें आपस में यूरोपीय महाशक्तियाँ कैसे उलझ जाती है, जिसके तहत हमने क्रीमिया के युद्ध का जिक्र कर लिया। क्रीमिया के युद्ध के पश्चात अगर बात की जाए तो 1856 से लेकर 74 तक घटित जो घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा जो 1874 के पश्चात 1875 ईस्वी के पश्चात जो पूरी समस्या के तहत घटित होने वाली घटनाओं का जिक्र हम कर रहे हैं, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में बात की थी। बर्लिन का ज्ञापन है, बर्लिन का ज्ञापन जिसके तहत हम देखते हैं रूस के जो विदेश मंत्री के द्वारा, अगर बात की रूस का विदेश मंत्री है और ऑस्ट्रिया, रूस और जिसकी बात की जाए ये ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने जो जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ मिलकर जो पूर्वी समस्या के समाधान हेतु जिस तरीके से प्रस्ताव तैयार किया जाता है उसे बर्लिन का ज्ञापन कहते हैं। ठीक है, इसमें रूस और ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने जो जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ मिलकर एक जो प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और एक बल्गेरिया हत्याकांड की हमने बात की। बल्गेरिया हत्याकांड के तहत हम देखते हैं तुर्की के द्वारा किस तरीके से दमनकारी नीति अपनाते हुए जो बल्गेरिया में कई लोगों को, स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लगभग 12,000 स्त्री पुरुषों को भी उनके द्वारा हत्या करवा दी जाती है। उसके पश्चात जब बर्लिन का ज्ञापन यानी प्रस्ताव असफल होने के पश्चात सर्बिया और मोंटेनिग्रो के द्वारा क्या कर दिया जाता है, तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है और युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, जिसके तहत रूस के द्वारा हस्तक्षेप करते हुए और इस युद्ध को रुकवाया जाता है। अब उससे पहले हमने बात की थी तुर्की की दमनकारी नीति के बारे में और स्लाव आंदोलन के बारे में। जो बाल्कन क्षेत्र में स्लाव आंदोलन होता है रूस के समर्थन और प्रोत्साहन के दौरान। अब आज हम बात करने वाले हैं कस्तुनतुनिया का सम्मेलन। 1875 ईस्वी के पश्चात जो घटित घटनाओं में बात की जाए तो उनमें एक घटना जो घटित होती है, महत्वपूर्ण घटना, जो कस्तुनतुनिया का सम्मेलन। कस्तुनतुनिया कहाँ पे? कस्तुनतुनिया जो तुर्की साम्राज्य की राजधानी थी। इस वक्त यहाँ दोनों जो पवित्र स्थल, ईसाइयों के भी पवित्र स्थल थे और जो ये बात की जाए तो ये इस्लाम के भी पवित्र स्थल, जो स्थल हमें जो मुस्लिम पवित्र स्थल भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ तुर्की की राजधानी में जो यूरोपीय महाशक्तियों की बात की जाए तो जिसके तहत इंग्लैंड है, रूस है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, इनका एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है? अगर बात की जाए, सम्मेलन का उद्देश्य होता है जो बाल्कन क्षेत्र की समस्या यानी कि जो सर्बिया का विद्रोह वगैरह है, तुर्की की वहाँ दमनकारी नीति है, मोंटेनिग्रो, हर्जेगोविना इनका विद्रोह है, इनको समाधान करने के लिए जो बल्गेरिया की समस्या, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इन यूरोपीय महाशक्तियों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, इस सम्मेलन के तहत इनके द्वारा, यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है और तुर्की सुल्तान के समक्ष पेश किया जाता है। अब इनके द्वारा किस तरीके का प्रस्ताव पेश किया जाता है, बात की जाए, इनके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं किस तरीके से दोनों क्षेत्रों में, जो बात की जाए दोनों क्षेत्रों में जो तनाव की स्थिति है पक्षों में, उसे समाप्त किया जाए और युद्ध को बंद किया जाए। क्योंकि जो तुर्की साम्राज्य के जो राज्य थे उनके द्वारा जो निरंतर विद्रोह किया जा रहा था, तो उन विद्रोह की परिस्थिति में वहाँ की जो ईसाई जनता थी उनके विरुद्ध जो क्रूर नीति तुर्की के सुल्तान के द्वारा अपनाई गई थी, तो उनको शांत करने के लिए उनके द्वारा जो समझौता करवाने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत प्रस्ताव तैयार किया जाता है। इस प्रस्ताव में समस्या को हल करने के लिए जो अपनी तरफ से जो सुझाव सुझाए जाते हैं इन जो यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा, इनकी बात की जाए तो इनके द्वारा कहा जाता है कि जो सर्बिया की समस्या है, सर्बिया में निरंतर विद्रोह हो रहे, सर्बिया, रोमानिया और मोंटेनिग्रो, इनको क्या कर दिया जाए, तुर्की साम्राज्य की तरफ से स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। क्योंकि ये तुर्की साम्राज्य की अधीन क्षेत्र थे और तुर्की साम्राज्य का ये भाग थे और यहाँ पे रहने वाली जनता कौन थी? ईसाई थी। ईसाई जनता के द्वारा निरंतर मांग की जाती है यूरोपीय महाशक्तियों के समक्ष कि हमारे ऊपर जो अत्याचार इस्लामिक राज्य के द्वारा किया जा रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो उन परिस्थितियों में इनके द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि सर्बिया, रोमानिया व मोंटेनिग्रो को क्या कर दिया जाए, पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। और इसके अलावा जो बल्गेरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना है, इनकी जो तुर्की की अधीनता में इन्हें अर्ध स्वतंत्र राज्य मान लिया जाए।
ये प्रस्ताव किसके समक्ष रखा जाता है? तुर्की के सुल्तान के समक्ष इन यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा रखा जाता है। तुर्की के सुल्तान के द्वारा पूर्णतः स्पष्ट रूप से इसे मना कर दिया जाता है और इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। तुर्की के सुल्तान के द्वारा अस्वीकार करने पर यह सम्मेलन क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। ये मिथ जो बात की जाए तो ये यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा, जिसके तहत इंग्लैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इनके द्वारा एक प्रयास किया जाता है कि बाल्कन की समस्या को किस तरीके से हल किया जा सके। तो ये सम्मेलन इनका पूर्णतः क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। अब उसके पश्चात हम बात करते हैं, रूस व ऑस्ट्रिया का समझौता हो जाता है। रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य ये संधि हो जाती है। उसके बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन सी संधि होती है, क्या क्या इसकी शर्तें होती है। जब ये सम्मेलन चल रहा था कस्तूनतूनिया में, ये बात तो यूरोपीय महाशक्तियों को पता चल गई थी कि तुर्की है जो मानने वाला नहीं है। टर्की की अगर बात की जाए, रूस को पहले से पता था कि इस समस्या का समाधान युद्ध के बगैर नहीं हो सकता और युद्ध होना अवश्यंभावी है। और रूस और तुर्की में तो पहले से तनाव चल रहा था। अब रूस के द्वारा क्या किया जाता है? अपना प्रयास शुरू कर दिया जाता है और रूस के द्वारा जो इस सम्मेलन के दौरान ही, कस्तूनतूनिया का जो सम्मेलन चल रहा है, इस सम्मेलन के दौरान ही जो ऑस्ट्रिया के साथ समझौता वार्ता शुरू कर दी जाती है। और ये ऑस्ट्रिया से ये आश्वासन चाहता था कि ऑस्ट्रिया इसे आश्वासन दे, अगर रूस और तुर्की के मध्य युद्ध हो जाए तो उस वक्त ऑस्ट्रिया क्या रहेगा? तटस्थ रहेगा, क्योंकि क्रीमिया का युद्ध भी किसकी वजह से हार चुका है? ऑस्ट्रिया की वजह से ही हार चुका है। कौन? रूस हार चुका है। अब रूस पुनः ये गलती दोहराना नहीं चाहता। जो ऑस्ट्रिया की नीति थी, इसकी वजह से, जो तटस्थ रहने की जो नीति थी ऑस्ट्रिया की, उसकी वजह से जो क्या स्वार्थपूर्ण तटस्थता की नीति की बात करते हैं ऑस्ट्रिया के द्वारा अपनाई गई थी क्रीमिया के युद्ध में, तो उस दौरान जो हार गया था रूस, अब रूस चाहता था कि इसके साथ पुनः समझौता कर लिया जाए। अगर तुर्की और रूस के मध्य युद्ध हो तो पुनः ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो। तो ऑस्ट्रिया के साथ बातचीत शुरू कर देता है कौन? रूस। रूस के प्रतिनिधि जो आपस में बातचीत करना शुरू कर दे। इसी सम्मेलन के दौरान इनको ये बात तो स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि रूस और तुर्की के मध्य निकट भविष्य में या कुछ समय के पश्चात ही जो युद्ध होना अवश्यंभावी है। तो इसी दौरान हो सके तो तुर्की के मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर किया जा सकता है, जिसके तहत ऑस्ट्रिया की भूमिका जो अहम रही क्रीमिया के युद्ध में, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के मध्य एक संधि होती है, जिसे क्या कहा जाता है? बुडापेस्ट की संधि कहा जाता है। अभी बुडापेस्ट की संधि किसके मध्य होती है? रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य होती है। 15 जनवरी 1877 ईस्वी को ये पूर्ण होती है। अब इसके तहत क्या शर्तें इनके द्वारा निर्धारित की जाती है और रूस के द्वारा जो क्या आश्वासन किसको? ऑस्ट्रिया का दिया जाता है और ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या आश्वासन जो रूस को दिया जाता है? रूस तो यही चाहता था कि ऑस्ट्रिया उसे तटस्थ रहने का, कि अगर रूस और तुर्की में युद्ध होता है तो उसमें ऑस्ट्रिया की कोई भूमिका नहीं रहेगी, ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से भाग नहीं लेगा और तटस्थ बना रहेगा। तो इसके बदले में जो रूस ऑस्ट्रिया को क्या देगा? ये जो इस बुडापेस्ट की संधि के तहत निर्धारित किया जाता है, बुडापेस्ट संधि है, इसके तहत रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य, ठीक है। तो जिसके तहत कहा जाता है कि रूस ऑस्ट्रिया को कहता है कि जो बोस्निया है, हर्जेगोविना है, इन पे अधिकार करने की छूट किसको दे दी जाएगी? ऑस्ट्रिया को दे दी जाएगी। और ये क्षेत्र किसके अधिकार में मान लिए जाएंगे? ऑस्ट्रिया के अधिकार में मान लिए जाए, अगर युद्ध के दौरान जो ऑस्ट्रिया तटस्थ रहेगा और रूस का साथ देगा। तो ये बात इन दोनों के मध्य समझौता हो जाता है। उसके अलावा जो अगली बात की जाए, अगली शर्त की, तो इनके द्वारा ये तय किया जाता है दोनों देशों के मध्य सीमाओं को लेकर तो विवाद पहले से हम देखते, क्रीमिया युद्ध के दौरान भी हम देखते हैं। ऑस्ट्रिया के द्वारा कहा जाता है कि अपनी सीमाओं में जो रूसी सेना उसे हटाने के लिए रूस पे दबाव बनाया जाता है। तो इनके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि सर्बिया और मोंटेनीग्रो ये दोनों देशों के मध्य सीमा मान ली जाएगी और दोनों देशों के मध्य इन्हें तटस्थ राज्य मान लिया जाएगा। ये समझौता इनके मध्य होता है। अगर जो रूस और तुर्की का युद्ध होता है तो उस वक्त ऑस्ट्रिया तटस्थ रहता है। तो उस दौरान ये जो इनके तहत शर्तें की जाती है। उसके अलावा जो रूस के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि जब रूस और तुर्की के मध्य युद्ध होगा और इस युद्ध में तुर्की को जो पराजित कर दिया जाता है, उस पराजय के पश्चात रूस के द्वारा क्या किया जाएगा? जो स्लाव आंदोलन की हमने बात की थी, सर्व स्लाव आंदोलन की, यानी कि जो स्लाव जाति के लोगों के द्वारा जो बाल्कन प्रदेश में क्या किया जाता है? आंदोलन किया जाता है अपने राष्ट्र की मांग हेतु। तो उस तुर्की को पराजित करने के पश्चात रूस क्या करेगा? स्लाव राज्य का एक निर्माण कर देगा। ये वचन किसके द्वारा दिया जाता है? रूस के द्वारा दिया जाता है। अब उसके पश्चात
इसके बदले में ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, उसे जो बात की जाए तो रूस को पूर्णतः तटस्थ रहने का आश्वासन दे दिया जाता है और इन दोनों के मध्य ये क्या हो जाता, समझौता हो जाता रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य, जिसके तहत बुडापेस्ट संधि इन दोनों के मध्य होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं लंदन प्रोटोकॉल की, जो मार्च 1877 ईस्वी में रूस व इंग्लैंड ने तुर्की के सुल्तान हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। रूस और इंग्लैंड ने लंदन प्रोटोकॉल की हम बात कर लेते हैं। इसी के तहत है लंदन प्रोटोकॉल की बात करें, ये समझौता होता है रूस और इंग्लैंड के मध्य समझौता होता है। किसके मध्य? रूस और इंग्लैंड के मध्य, रूस प्लस इंग्लैंड के मध्य ये समझौता होता है, जिसके द्वारा इनके द्वारा भी इस क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव तुर्की के सुल्तान के लिए तैयार किया जाता है। अगर ये कहते हैं अगर इन सुधारों को, जो सुधार इनके द्वारा सुझाए जाते हैं रूस और इंग्लैंड के द्वारा, जो तुर्की के सुल्तान को सुधार के लिए कहा जाता है और ये चेतावनी भी दी जाती है कि इन सुधारों को अगर तुर्की के सुल्तान के द्वारा लागू नहीं किया गया तो ईसाइयों के हितों की रक्षा हेतु कठोर कदम उठाने की चेतावनी किसके द्वारा दे दी जाती है? रूस और इंग्लैंड के द्वारा दे दी जाती है। और 9 अप्रैल 1877 ईस्वी को जो लंदन प्रोटोकॉल को तुर्की के सुल्तान के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। लंदन प्रोटोकॉल की बात करें तो जिसके तहत रूस और इंग्लैंड में समझौता होता है और तुर्की के सुल्तान को जो ईसाइयों के पक्ष में जो कार्य करने हेतु के लिए कहा जाता है, अगर बात की जाए ईसाई के हितों की रक्षा करने हेतु कहा जाता है। अगर जो सुधार इन दोनों के द्वारा सुझाए जाते हैं उनको तुर्की का सुल्तान लागू नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कदम उठाने की चेतावनी रूस और इंग्लैंड के द्वारा संयुक्त रूप से दे दी जाती है। उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारी ईसाई जनता के हितों की रक्षा के लिए हम आपके विरुद्ध कठोर कदम उठा सकते हैं। और यहाँ तुर्की के सुल्तान के द्वारा इस लंदन प्रोटोकॉल के प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है? ठुकरा दिया जाता है 9 अप्रैल 1877 ईस्वी को। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने कस्तूनतुनिया के सम्मेलन के बारे में बात की, किस तरीके से यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा जो तुर्की की राजधानी कस्तूनतुनिया में सम्मेलन किया जाता है और बाल्कन समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इनका यह प्रयास क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। और उसी के दौरान हम देखते हैं कि रूस और ऑस्ट्रिया में जो समझौता हो जाता है, समझौता होने के पश्चात इनके मुद्दे जो बुडापेस्ट की संधि हो जाती है, जिसके तहत ऑस्ट्रिया के द्वारा जो रूस को यह आश्वासन दिया जाता है कि तुर्की के साथ अगर रूस का युद्ध होता है तो उस युद्ध के दौरान जो ऑस्ट्रिया क्या रहेगा? तटस्थ रहेगा। और रूस के द्वारा यह आश्वासन किसको दिया जाता है? ऑस्ट्रिया को। अगर ऑस्ट्रिया तटस्थ रहता है तो उसके हितों की रक्षा कौन करेगा? रूस करेगा। तो ये इन दोनों के मध्य समझौता हो जाता है। उसके पश्चात 1875 ईस्वी की घटनाओं में हम देखते हैं लंदन प्रोटोकॉल, जिसके तहत रूस और इंग्लैंड के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके समक्ष? तुर्की के सुल्तान के समक्ष। और उनके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि अगर ईसाई जनता के हितों की रक्षा नहीं की जाती है तुर्की के सुल्तान के द्वारा, तो ईसाई जनता के हितों की रक्षा हेतु रूस और इंग्लैंड तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध कठोर कदम उठा सकते हैं। और लंदन प्रोटोकॉल को किसके द्वारा? तुर्की के सुल्तान के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। ये 1875 ईस्वी के पश्चात घटित महत्वपूर्ण घटनाओं में हमें देखने को मिलती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की जो राय या सुझाव है वो भी आपके आमंत्रित है। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा उत्सुकता हो, उसको भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।